तो आज हम लोग जो बात करने वाले पॉलिटिकल साइंस में टोटल मेरे दोस्तों आप लोगों को 11 वीडियो मिलने वाला है भाई। कितना मेरे भाई? 11 वीडियो मिलने वाला है, जिसमें से सबसे पहले आज हम लोग जो बात करेंगे ना भाई, वो हमारा होगा क्या? वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। जो मेरे दोस्तों आपके एग्जाम में 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 2-2 मार्क्स का, जिसमें से आपको लिखना कितना है भाई? 5 क्वेश्चन लिखना है 2-2 मार्क्स का, यानी 10 मार्क्स अगर आप अपने हाथों में कब्जा करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि 10 मार्क्स मेरे हाथों में आ जाए, अगर आप चाहते हैं कि मेरे हाथों में 10 मार्क्स आ जाए, तो मेरे लाडला इस वीडियो गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मैं लेकर आ गया हूं क्रैश कोर्स। दोस्तों ये क्रैश कोर्स के अंदर में आप लोगों को 5 साल का मॉडल पेपर, 10 साल का पीवाईक्यू, और हाँ यहां तक ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। और साथ ही साथ हमारे झारखंड के अंदर में पिछले 3 साल के अंदर में जितने सारे डिस्ट्रिक्ट में प्री बोर्ड और प्री टेस्ट और SA1 का एग्जाम हुआ है, सारा क्वेश्चन मेरे दोस्तों आप लोग यहां पे देखने को मिलेंगे। और हाँ यहां तक ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों आप लोगों को क्रैश कोर्स के अंदर में फ्री में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी दिए जा रहे हैं, जहां पे दोस्तों झारखंड का सारा स्टूडेंट्स दोस्तों आकर के यहां पे टेस्ट लगा रहे हैं और अपने तैयारी को मजबूत कर रहे हैं। तो लेट किस लिए कर रहे हैं? जाएं जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों क्रैश कोर्स को आप एनी हाउ ज्वाइन करें। मेरे दोस्त आप तैयारी कहीं से भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना ना बोले, क्योंकि दोस्तों क्रैश कोर्स में हर एक वो क्वेश्चन को डाला गया है जो दोस्तों आपके एग्जाम में D2 छपेगी, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो चाहे वो सब्जेक्टिव का हो। बड़ी सुंदर तरीके से दोस्तों आप लोगों के सामने ये कोर्स को तैयार किया गया है। और हाँ ज्वाइन करने के बाद आप लोग हमारे साथ सुबह दोपहर शाम बेहतरीन तरीके से जुड़ के आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो लेट किस बात की, जाएं जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इस कोर्स को ज्वाइन करें। और हाँ भूले ना, अगर कोर्स को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आ रही है दोस्त, तो नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रही है इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करेंगे तो हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। आइए सर मेरे भाई, पहला अगर हम लोग क्वेश्चन की ओर बात करें तो उससे पहले मैं बताना चाहूंगा कि 2015 का क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं भाई, याद रखिएगा 2015 का क्वेश्चन मेरे दोस्तों मैं डिस्कस कर रहा हूं, गौर से देखिएगा मेरे भाई, ठीक है भाई, ध्यान से देखेंगे मेरे भाई। 2015 नहीं बल्कि 2025 का क्वेश्चन बैंक है भाई, ध्यान से देखेंगे। इस शीत युद्ध कालीन किसी एक अमेरिकी राष्ट्रपति और एक सोवियत संघ राष्ट्रपति का नाम पूछा जाएगा। यानी मेरे दोस्तों शीत युद्ध के दौरान जो 1945 में हमारे शीत युद्ध हुई थी, और 1991 को सोवियत संघ के विघटन के बाद जब हमारे शीत युद्ध का अंत हो गया, तो उस स्थिति में आपको बताना है, एगो राष्ट्रपति का नाम बताना है अमेरिका का, एगो राष्ट्रपति का नाम बताना है दोस्तों कहां पे? रूस का बताना है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉर्ज बुश, और दोस्तों सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे हमारा कौन? मिखाइल गोर्बाचेव। दूसरा क्वेश्चन था सर लिट्टे किस समुदाय विशेष का संगठन था तथा यह किस देश से संबंधित था? तो लिट्टे एक हमारा आतंकवादी संगठन था भाई, सीधा सीधा याद रखिएगा। लिट्टे क्या मेरे भाई? एक हमारा आतंकवादी संगठन है जो दोस्तों हमारा श्रीलंका से संबंधित था। न्यूयॉर्क में स्थित विश्व व्यापार केंद्र पर हमला, आतंकी हमले की तारीख बताइए तथा मुंबई होटल ताज समेत मुंबई के अन्य 5 जगहों पर हुए आतंकी हमलों की तारीख बताइए। मेरे दोस्त हम सबको पता है वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला हुआ था भाई, यस या नो? मैंने आप लोगों को बताया भी था सर, इसका नाम भी दिए थे मेरे भाई क्या? 9/11 नाम भी दिया था मेरे भाई क्या? 9/11। क्यों सर? 9 का मतलब होता है सर हमारे क्या? सितंबर का महीना था, और 11 तारीख था, और 2001 या 2002 का बीच में हुआ था भाई। इसी तरह से दोस्तों अगर हम ताज होटल की बात करें भाई, याद रखिएगा, इसी तरह से हम होटल ताज और होटल पर आतंकवादी जो हमला हुआ था भाई, हमला गलत लिखा भाई, हमला हुआ था वो 26 नवंबर 2008 को हुआ था भाई। अगर आपसे पूछा जाएगा अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकवादी हमला कब हुआ था, तो आपको बताना है मेरे दोस्तों, याद रखिएगा 2001 में बताना है, 11 सितंबर 2001। और भारत के बारे में पूछा जाएगा ताज होटल, तो 26 नवंबर 2008 को बताना है कि जहां पे आतंकवादी हमला हुई थी भाई, ठीक है। तो ये 3 क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे भाई। अगला देखिए मेरे दोस्तों, यूट्यूब वैश्वीकरण का प्रतीक नहीं है भाई। यूट्यूब जो आज आप लोग देखते हैं ना भाई, ये आपसे कहा जा रहा है कि यूट्यूब जो है ना भाई, ये वैश्वीकरण का प्रतीक नहीं है भाई, है ना। वैश्वीकरण का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि विश्व का कोई भी सामान को किसी भी देश में जाकर के आराम से हम लोग बेच सकते हैं भाई, क्या मेरे भाई? आराम से हम लोग बेच सकते हैं, आराम से हम लोग क्रय विक्रय कर सकते हैं भाई। जहां पे दोस्तों बड़े बड़े फैक्ट्री, विदेशी फैक्ट्री हमारे देश आते हैं, हमारे देश के फैक्ट्री विदेश जाते हैं, स्थापित होते हैं, रोजगार देते हैं भाई, है ना। तो वहीं पे कह रहे थे कि यूट्यूब वैश्वीकरण का प्रतीक नहीं है, तथा होंडा
मोटर बाइक वैश्वीकरण का प्रतीक है। इनमें इन दोनों कथनों में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है? तो यूट्यूब वैश्वीकरण का प्रतीक नहीं है, ये बात बिल्कुल सत्य है, सॉरी असत्य भाई। बिल्कुल क्या भाई, यूट्यूब वैश्वीकरण का प्रतीक नहीं है, ये गलत बात है भाई, असत्य है। यूट्यूब वैश्वीकरण का प्रतीक है मेरे भाई, क्योंकि यूट्यूब के जरिए से ही हम देखते हैं कि कौन सा सामान का मार्केटिंग अभी चल रही है, किस सामान का ट्रेडिंग अभी घटा हुआ है, किसका पैसा अभी ज्यादा है, किसका कम है, ये हम घर बैठे यूट्यूब के माध्यम से देख सकते हैं भाई, और हम व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों होंडा मोटर बाइक्स वैश्वीकरण का प्रतीक सत्य भाई, याद रखिए, ये भी सत्य मेरे भाई, ये हमारा क्या है भाई, असत्य भाई, याद रखिएगा। आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, यूट्यूब वैश्वीकरण का प्रतीक नहीं है, असत्य बता रहा है, जबकि है मेरे भाई, ठीक है। और होंडा भी हमारा क्या मेरे भाई, होंडा मोटरसाइकिल भी क्या भाई, तो हमारे वैश्वीकरण का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि आसानी से तो हम सामान बना लेते भाई, हम आसानी से तो सामान बना लेते मेरे भाई, सामान बनाने के बाद उसे तो हमें ले जाना होगा विश्व के बाजारों तक, तो कौन लेकर जाएगा, हमारा गाड़ी ही लेकर जाएंगे भाई। कौन लेकर जाएगा मेरे भाई, तो बताएंगे सर गाड़ी ही लेकर जाएंगे, ठीक है। आइए सर, तो 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए भाई। 5वां, महात्मा गांधी के 2 प्रमुख सिद्धांत बताइए। महात्मा गांधी मेरे भाई क्या था, अहिंसा थे और असहयोग, महात्मा गांधी के 2 सिद्धांत है भाई, असहयोग और अहिंसा। महात्मा गांधी के 2 सिद्धांत मेरे भाई, अहिंसा और असहयोग, महात्मा गांधी के 2 सिद्धांत है भाई। अगला देखिए भाई, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ था? हम सबको पता है मेरे भाई कि 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, है ना। जवाहरलाल नेहरू इधर से थे, नाम याद रखिएगा। भारत की तरफ से मेरे भाई कौन थे समझौता में, तो जवाहरलाल नेहरू, है ना भाई। पंचशील समझौता में याद रखिएगा, पंचशील समझौता कब हुआ, 1954 में, भारत और चीन के बीच में। पंचशील समझौता कब हुआ, 1954 में, भारत और चीन के बीच में। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और चाओ इन लाई के बीच में समझौता हुई, जिसमें 5 सिद्धांत दिया गया था। और मैंने क्लास में बता दी कि 5 क्वेश्चन, सॉरी वो जो 5 सिद्धांत है, 5 सिद्धांत को याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में हर हाल में आएगी भाई। उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भाई, उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे भाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू था भाई, ठीक है। भारत में आपातकाल किस प्रधानमंत्री द्वारा लागू किया गया था तथा यह किस वर्ष लागू किया गया? जो हमारे देश में आपातकाल लगती है भाई, है ना। आपातकाल दोस्तों याद रखिएगा, आपातकाल की जो स्थिति है मेरे भाई, है ना, ये किस देश के संविधान से लिया गया है? तो बताएंगे सर हमारा जर्मनी के संविधान से लिया गया है। आपातकाल कौन लागू करता है मेरे भाई, लागू कौन करता है? तो देश का प्रधानमंत्री, सॉरी राष्ट्रपति। जब तक मेरे दोस्तों राष्ट्रपति सिग्नेचर ना कर दे तब तक मजाल नहीं है प्रधानमंत्री कि देश में राष्ट्रपति शासन या आपातकाल की स्थिति या वित्तीय आपातकाल की स्थिति लगा दे भाई। इसलिए मेरे भाई याद रखिए, भारत में आपातकाल की जो स्थिति है ना, वो सबसे पहले इंदिरा गांधी ने लगाया था 25 जून 1975 को। क्यों लगाया था? तो विपक्ष पार्टी जो थे मेरे भाई, याद रखिएगा, वो सही तरीके से काम करने नहीं दे रहे थे हमारे इंदिरा गांधी को, हर काम पे दोस्तों बाधक डाल रहे थे। इसलिए इंदिरा गांधी ने मजबूरन और अपने पार्टी को बचाने के लिए मेरे दोस्तों उन्होंने क्या कर दिया? तो बताएंगे सर उन्होंने शुरू कर दिया हमारा, याद रखिएगा, आपातकाल की स्थिति। कहां से लिया गया? जर्मनी से। किसने लागू किया? राष्ट्रपति। अच्छा उस समय कौन थे मेरे भाई, कौन सा राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन, याद रखिएगा भाई। कौन थे मेरे भाई उस समय राष्ट्रपति? तो बताएंगे सर फखरुद्दीन अली अहमद, नाम भी याद रखिएगा। किसके शासनकाल में हुआ था? फखरुद्दीन अली अहमद, याद रखिएगा। कौन था उस समय राष्ट्रपति? कौन थे मेरे भाई? तो फखरुद्दीन अली अहमद, भूलिएगा नहीं मेरे भाई, ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई। आपातकाल की स्थिति अगर आपसे पूछा जाएगा तो आर्टिकल नंबर मेरे भाई क्या बताना है? 352 में। आर्टिकल नंबर कितना बताना है मेरे लाडला? तो बताएंगे सर 352 में हमारा आपातकाल की स्थिति के बारे में यहाँ पे वर्णन किया गया है भाई, ठीक है। चलिए सर, अब आते हैं सर हम लोग अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन का लंबाई देखकर दोस्तों आप लोग डरे ना, ठीक है ना। भारत में दलित आंदोलन के उस प्रमुख नेता का नाम बताएं। दलित आंदोलन का नाम पूछा गया, भीमराव अंबेडकर के सिवा होगा कोई नहीं जिसने भारत के संविधान निर्माण में भी भूमिका निभाई, तथा नर्मदा बचाओ आंदोलन के उस प्रणेता का नाम बताए जिसने समाज सेवा के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा की नौकरी छोड़ दी। पता है मेरे दोस्तों यहाँ पे 2 क्वेश्चन छुपा हुआ है। पहला क्वेश्चन पूछा गया कि दलित आंदोलन जो हुई थी मेरे भाई, दलित आंदोलन के प्रमुख नेता कौन है भाई, ठीक है, जो संविधान का निर्माण किया। संविधान का निर्माण करने वाला कौन होगा भाई? हमारे भीमराव अंबेडकर होंगे, एकदम सिंपल भाषा में याद रखेंगे। और इसके बाद बोल रहे कि सर हमारा जो आपका जो एक और नर्मदा बचाओ आंदोलन, तो नर्मदा बचाओ आंदोलन का प्रणेता कौन होगा मेरे भाई? तो बताएंगे सर नर्मदा बचाओ आंदोलन का कौन होगा? तो मेधा पाटकर होगा भाई, सिंपल सा बात है भाई। कौन होगा? मेधा पाटकर, जो नौकरी छोड़ दिया था भाई,
है ना, मुझे नौकरी की जरूरत नहीं है, हम जनता की सेवा करेंगे, भगवान ने मेरे नसीब में जितना लिखा है मुझे मिलकर रहेगा। ये किसकी कहना है भाई? आपका मेधा पाटकर ने। तो भारत में दलित आंदोलन के नेता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जिन्होंने भारत के संविधान के निर्माण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नर्मदा बचाओ आंदोलन के प्रणेता मेधा पाटकर थी, जिन्होंने समाज सेवा के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा की नौकरी छोड़ दी। भारतीय सेवा के लिए, भारतीय जनता की सेवा के लिए उन्होंने नौकरी तक कुर्बान कर दिया। और आज हम अपने भाई भाई को मारते, मेरे दोस्त थोड़ा सीखना चाहिए हमें मेधा पाटकर से। तिब्बत के प्रमुख धार्मिक गुरु को किस नाम से जाना जाता है तथा उनका संबंध किस धर्म से है? अच्छा मेरे भाई, तिब्बत के प्रमुख धार्मिक गुरु का नाम था क्या? दलाई लामा। क्या नाम था मेरे भाई? दलाई लामा, जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा, याद रखिएगा मेरे भाई। तिब्बत के प्रमुख धार्मिक गुरु कौन थे भाई? तो बताएंगे सर दलाई लामा। ठीक है भाई। चीन, तिब्बत में दोस्तों हमला किया था चीन ने, तब ये भारत के पास दौड़ कर आया था दलाई लामा, और हमारे जवाहरलाल नेहरू से दोस्तों कहा था हमें बचा लो भाई। ठीक है, याद रखिए मेरे भाई, दलाई लामा जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। कौन से धर्म से? बौद्ध धर्म से संबंधित है भाई। अगला क्वेश्चन में आते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, सॉरी जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था तथा किन दो चुनौती से लड़ने के लिए यह नारा दिया गया था? पता है मेरे भाई, ये जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। लेकिन जय जवान जय किसान जय विज्ञान सिर्फ लास्ट में लगा रहेगा जय विज्ञान। जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा किसने दिया था? अटल बिहारी वाजपेयी। किसने दिया था मेरे भाई? तो बताएंगे सर हमारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। ठीक है ना। तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। पहला आक्रमण के समय देश की सीमा की सुरक्षा के लिए दूसरी कृषि में कृषकों का मनोबल बढ़ाने के लिए शास्त्री जी ने यह नारा दिया था। बताए मेरे दोस्त, ये जय जवान जय किसान जय जवान जय किसान के नारा आखिर लाल बहादुर शास्त्री ने कब दिया? तो मेरे दोस्तों हम सभी को पता है कि 1951 में हमारा प्रथम पंचवर्षीय योजना चलती है, 1951 से 1956 में, और इसी समय दोस्तों हमारे कृषि व्यवस्था पर ध्यान दिया गया था। लेकिन दोस्तों ये असफल हो गए, तो भारत के लोगों को कहना है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना उद्योग पर फोकस किया जाए। क्या मेरे भाई? द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो है वो उद्योगों पर फोकस किया जाए। तब मेरे भाई हमारा लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था टेंशन ना लो, घबराओ नहीं, एकदम घबराना नहीं है। मैं एक नारा देता हूं जय जवान जय किसान, इसमें क्या होता भाई? किसानों का मनोबल बढ़ा दिए भाई। क्या कर दिया हमारा लाल बहादुर शास्त्री ने? किसानों का जो मनोबल है ना भाई, वो मनोबल को उन्होंने बढ़ा दिया। किसानों की मनोबल को उन्होंने क्या कर दिया मेरे भाई? उन्होंने बढ़ा दिया भाई। इस चीज को ख्याल रखिएगा। ठीक है भाई। चलिए सर, अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन पे आने से पहले मैं बताना चाहूंगा दोस्त, ये जो क्वेश्चन अभी आप लोग डिस्कस कर रहे हैं ना भाई, ये मेरा एग्जाम का पेपर भाई, मेरा, हाँ भाई ये मेरा पेपर का एग्जाम है मेरे भाई। मैं इसी साल दोस्तों एग्जाम दिया था क्लास 12 का, ये मेरा पेपर है मेरे दोस्त। और मुझे उस समय मेरा 100 नंबर का एग्जाम था, 100 में मेरा मार्क्स आया था 67, 100 में 67, मतलब बहुत नंबर आ गया भाई, क्योंकि एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं था उस जमाने में, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं था उस जमाने में। 100 में अगर 67 अगर आपने लाया तो बहुत मार्क्स लाया। याद रखिएगा, मैं सेकंड डिवीजन से पास हुआ हूं भाई, गर्व से कहता हूं भाई, लेकिन चोरी नहीं किया था भाई। मेरा मार्क्स था 289, हाँ मेरा मार्क्स था क्लास 12th में 289। मैं 8 में फेल हूँ भाई, 9 में भी फेल हूँ, 10 में दोस्तों पास हूँ, और 11 में तो हमारा एग्जाम नहीं हुई थी। 12th में हमारा जब एग्जाम हुआ था 289 मेरा मार्क्स आया भाई। ठीक है, आइए सर अब बात करते सर 2015 तो डिस्कस कर लिए। अब हम लोग आते सर 2016। देखिए दोस्तों, पहला आपसे पूछा जाएगा आसियान, इसलिए मैं बार बार आप लोगों से कहता हूं साउथ एशियन एसोसिएशन कॉर्पोरेशन, याद रखिएगा सार्क, एगो छूट गया बाहर से, क्या था भूल गया भाई। ठीक है, रिसर्च। देखिए मेरे भाई सार्क का भी फुल फॉर्म आप लोग याद रखेंगे, कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन आए छोड़ कर नहीं आना है भाई। इसलिए मेरे भाई मैं दिन रात मेहनत करके आप लोगों को बता रहा हूं भाई, ताकि गरीब से गरीब बच्चा पढ़ सके मेरे दोस्तों। ठीक है, आइए सर बात करते मेरे दोस्तों, गौर से सुनिएगा। आसियान का पूरा नाम क्या है भाई? तो बताएंगे सर हमारा एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, मतलब होता है दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। याद रखिएगा, इसके सदस्यों की संख्या 5 है भाई। कितना मेरे भाई? आसियान के सदस्यों की संख्या पहले कितना था मेरे भाई? 5 है भाई, याद रखिएगा। इसी तरह से शीत युद्ध काल में पश्चिमी और पूर्वी सैनिक गठबंधन के क्या क्या नाम है? तो मेरे दोस्तों हम सबको पता है कि एगो नाटो था और एक हमारा, याद रखिए मेरे भाई, सीटो था।
एक नाटो था, एक हमारा C2 था। या दोस्तों हम C2 की जगह एक और नाम लिख सकते हैं, हमारा क्या, वार्सा पैक्ट। मेरे भाई नाटो का नेतृत्व किसने कर रहा था भाई, तो बताएंगे सर नाटो का नेतृत्व करने वाला था हमारा अमेरिका, जबकि वार्सा पैक्ट का नेतृत्व करने वाला कौन था मेरे लाडला, तो बताएंगे सर वार्सा पैक्ट का सोवियत संघ। या दोस्तों आप सीटो भी बोल सकते हैं, सोवियत संघ। तो नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है सर, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है मेरा लाडला, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है, फिर से बोलिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। मेरे दोस्तों नाटो की स्थापना होता है कब, 1949 में। याद रखिए नाटो की स्थापना कब होती है मेरे भाई, 1949 में। इसी के देखा देखिए में दोस्तों एक सैनिक संगठन बनाया, किसने, रूस ने। उसका नाम दिया क्या, सेटो, साउथ ईस्टर्न एशियन ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे दोस्तों हम लोग वार्सा पैक्ट के नाम से जानते थे, वार्सा पैक्ट। याद रखिए वार्सा पैक्ट किसने बताया मेरे भाई, तो सोवियत संघ यानी हमारा रूस ने। किसका देखा देखिए में, तो जब अमेरिका ने नाटो का स्थापना किया तब इसी के देखा देखिए में एक सैनिक गुट बनाया, किसने, रूस ने, जिसका नाम दिया उन्होंने वार्सा पैक्ट। ठीक है भाई, चलिए सर अब आते सर अगला क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन परंपरागत सुरक्षा की अवधारणा है और कौन अपरंपरागत सुरक्षा की अवधारणा है। मेरे दोस्तों परंपरागत और अपरंपरागत पूछा गया, तो सैनिक धमकी से सुरक्षा ये हमारा क्या भाई, तो बताएंगे सर ये हमारा जो है ना भाई, याद रखें मेरे दोस्तों ये हमारा है, याद रखिए परंपरागत सुरक्षा। याद रखिए मेरे भाई, परंपरागत सुरक्षा। ठीक है भाई, और अपरंपरागत सुरक्षा महामारी से सुरक्षा, महामारी से सुरक्षा, अपरंपरागत सुरक्षा भाई। याद रखिए परंपरागत सुरक्षा सैनिकों की धमकी से और महामारी से मेरे भाई, तो बताएंगे सर महामारी से हमारा क्या होगा, अपरंपरागत सुरक्षा। सिंपल सा लिखना है, ज्यादा हैच पैच नहीं करना भाई, एकदम साधारण साधारण में जितना कहा जाएगा बस ऑनेस्टी पूर्वक आपको उतना ही लिख देना भाई, मार्क्स आपको भर भर के मिलेंगे भाई। अगला, भारत के पहले राष्ट्रपति और वर्तमान राष्ट्रपति के नाम लिखिए। जैसे भारत के पहले राष्ट्रपति थे हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वर्तमान के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी नहीं है भाई, वो 2016 का पेपर है ना भाई, इसलिए उस समय प्रणब मुखर्जी था भाई। ठीक ना, तो उस समय अभी नहीं होगा। अभी आप लोग बताएंगे मेरे दोस्तों कि भारत का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है भाई, तो हम सभी को पता है सिर्फ महिला का नाम है ना भाई, जो आपने बता भी दिया मेरे भाई, उसका नाम क्या है, महिला है, मतलब वो लेडी है भाई, आपको बताना है भाई। ठीक है ना, आदिवासी समाज से बिलोंग करते हैं भाई, नाम आप लोग बताएंगे, मैं देखना चाहता हूं दोस्तों। ठीक है, आप ध्यान से देखेंगे। भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अंतिम राष्ट्रपति मतलब अभी वर्तमान में कौन है आप लोग बताइएगा। ठीक है, भारत के प्रमुख परमाणु नीति के दो उद्देश्य बताइए। भारत के परमाणु नीति, अरे मेरे भाई हम सबको पता है कि भारत में परमाणु परीक्षण किया था दोस्तों 1974 में। कहाँ पे, पोखरण में। कहाँ मेरे भाई, पोखरण में। कहाँ पे क्या था मेरे भाई, पोखरण में। कहाँ पे, राजस्थान के पोखरण जिला में दोस्तों उन्होंने परीक्षण किया था दोस्तों। दूसरा कब किया था दोस्तों, एपीजे अब्दुल कलाम ने 1928 में भाई, याद रखिए। और एपीजे अब्दुल कलाम ने कब किया था, 1998 में। ठीक है, तो आपसे पूछा गया ना कि भारत के परमाणु नीति के दो प्रमुख उद्देश्य बताइए, क्या क्या उद्देश्य थे। तो पहला बताना सर, भारत अपनी परमाणु शक्ति का प्रयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में करना चाहते हैं। मतलब भारत जो परमाणु बनाए थे ना भाई, ये परमाणु सिर्फ उन्होंने इसलिए बनाया था ताकि हम अपने देश की रक्षा कर सकें, हम किसी पर हमला नहीं करेंगे। अगर हम पर कोई हमला करते हैं तो मुंहतोड़ जवाब मैं देने के लिए तैयार हूं, ऐसा हमारा परमाणु बम है। ठीक है, तो भारत अपनी परमाणु शक्ति का प्रयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में करना चाहते हैं। भारत अपनी सुरक्षा के लिए परंपरागत हथियारों का प्रयोग करेगा, परंतु यह परमाणु अस्त्रों के होड़ में शामिल नहीं होगा। कहा कि हम अपने देश में जो परमाणु बनाए भाई, हाँ परमाणु बम जो मैं बनाया हूं ना, ये परमाणु बम सिर्फ और सिर्फ अपने देश की रक्षा के लिए बनाया हूं। मैं इस पर सिग्नेचर नहीं करूंगा कि मैं इसे कभी भी आगे से बरसाऊंगा। ये हमारे पर अगर कोई आक्रमण करेंगे तो मैं उसे मुंहतोड़ जवाब दूंगा। अगर हम पर वो क्या करेंगे, अगर वो हम पर मिसाइल दागेंगे तो मैं भी उस पर मिसाइल दागूंगा। ऐसा दोस्तों हमारे एपीजे अब्दुल कलाम का कहना था भाई। भारत परमाणु शक्ति का उपयोग केवल शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए करेगा। कहता है कि हम अपने देश की रक्षा के लिए रखें, मैं सिर्फ अपने देश की रक्षा के लिए रखा हूं और हमारा कोई उद्देश्य नहीं है भाई। ठीक है, जैसे दोस्तों आप सभी को पता है कि बिना परमिशन से अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में मेरे दोस्तों बिना किसी का परमिशन से परमाणु बम गिरा दिया था। लेकिन दोस्तों भारत कहता है कि मैं ऐसा कभी करूंगा नहीं, लेकिन अगर कोई हमारे ऊपर परमाणु बम या कुछ भी हमला किए, मजबूरन हमें उस पर हमला करना होगा।
बस हम अपने देश गजब हो गया दोस्तों, गजब हो गया, क्योंकि मैं लेकर आ गया हूं क्रैश कोर्स। दोस्तों ये क्रैश कोर्स के अंदर में आप लोगों को 5 साल का मॉडल पेपर, 10 साल का पीवाईक्यू, और हाँ यहां तक ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। और साथ ही साथ हमारे झारखंड के अंदर में पिछले 3 साल के अंदर में जितने सारे डिस्ट्रिक्ट में प्री बोर्ड और प्री टेस्ट और SA1 का एग्जाम हुआ है, सारा क्वेश्चन मेरे दोस्तों आप लोगों को यहां पे देखने को मिलेंगे। और हाँ यहां तक ही नहीं बल्कि मेरे दोस्तों आप लोगों को क्रैश कोर्स के अंदर में फ्री में ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी दिए जा रहे हैं, जहां पे दोस्तों झारखंड का सारा स्टूडेंट्स दोस्तों आ करके यहां पे टेस्ट लगा रहे हैं और अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे हैं। तो लेट किस लिए कर रहे हैं, जाएं जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों क्रैश कोर्स को आप एनी हाउ ज्वाइन करें। मेरे दोस्त आप तैयारी कहीं से भी करें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दोस्तों इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन करना ना बोले, क्योंकि दोस्तों क्रैश कोर्स में हर एक वो क्वेश्चन को डाला गया है जो दोस्तों आपके एग्जाम में D2 छपेगी, चाहे वो ऑब्जेक्टिव का हो चाहे वो सब्जेक्टिव का हो। बड़ी सुंदर तरीके से दोस्तों आप लोगों के सामने ये कोर्स को तैयार किया गया है। और हाँ ज्वाइन करने के बाद आप लोग हमारे साथ सुबह दोपहर शाम बेहतरीन तरीके से जुड़ के आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो लेट किस बात की, जाएं जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करें, और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों इस कोर्स को ज्वाइन करें। और हाँ भूले ना, अगर कोर्स को ज्वाइन करने में कोई भी दिक्कत आ रही है दोस्त, तो नीचे जो नंबर स्क्रॉल हो रही है इस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप करेंगे तो हमारी टीम आपको रिप्लाई करेगी। भाजपा के पहली बार भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले नेता का नाम लिखे, भारत के पहले उप प्रधानमंत्री का नाम लिखे। भाजपा के प्रथम प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। याद रखिएगा, भाजपा के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे भाई, अटल बिहारी वाजपेयी। भाजपा के पहले प्रधानमंत्री कौन थे भाई, तो बताएंगे सर हमारा अटल बिहारी वाजपेयी। इसी ने दोस्तों हमारा एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था। क्या, जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था भाई, ठीक है। और उप प्रधानमंत्री कौन था मेरे भाई उस समय, सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन था मेरे भाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है भाई। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन कब हुआ और इसके अध्यक्ष कौन थे। मेरे दोस्त आप सबसे पहले जानिए, राज्य पुनर्गठन आयोग ये गलत दिया हुआ है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो होता है ना मेरे दोस्तों, याद रखिएगा वो हमारा होता है मेरे भाई, एक्चुअली सही है भाई, ऐसा बात नहीं है, 1956, ठीक है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन आयोग दोस्तों 1956 में हुआ था। इसका अध्यक्ष न्यायमूर्ति फजल अली थे भाई, याद रखिएगा फजल अली थे भाई। अब यहाँ पे मेरे दोस्तों 2 क्वेश्चन आती है भाई, थोड़ा सा इस पर ध्यान देंगे। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो होती है ना भाई, वो 1953 में होता है भाई। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य मेरे भाई कौन था भाई, आंध्र प्रदेश। क्या था मेरे भाई, आंध्र प्रदेश। याद रखिए कौन था मेरे भाई, तो बताएंगे सर हमारा आंध्र प्रदेश। कौन सा भाषा में, तेलुगु भाषा में, तेलुगु भाषा में। याद रखिए मेरे भाई। दूसरा कौन था सर हमारा, कर्नाटका, कर्नाटका। याद रखिए मेरे भाई, दूसरा भाषा के आधार पर गठित होने वाला कौन था, कर्नाटका। याद रखिएगा दूसरा कौन था मेरे भाई, तो बताएंगे सर हमारा दूसरा था हमारा कर्नाटका। पहला पूछा जाएगा आंध्र प्रदेश, और कौन सा भाषा में, तेलुगु भाषा में। 1953 में दोस्तों भाषाई आधार पर गठित होने वाला मेरे भाई पहला हमारा जो राज्य था आंध्र प्रदेश। किसके शासनकाल में हुआ था मेरे भाई, मतलब उस समय हमारा न्यायमूर्ति कौन थे, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन थे, फजल अली, ठीक है। ये गलत दिया हुआ भाई, 1956 नहीं होगा भाई, 1953 होगा, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए सर, ताशकंद समझौता ताशकंद समझौता और शिमला समझौता पर हस्ताक्षर करने वाले 2 भारतीय प्रधानमंत्री के नाम लिखे। मेरे दोस्तों ताशकंद समझौता 1966 है ना भाई, और शिमला समझौता आप लोग बताएंगे भाई 1972। तो ताशकंद समझौता लाल बहादुर शास्त्री और शिमला समझौता इंदिरा गांधी 1972 में दोस्तों इंदिरा गांधी ने, और दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री ने 1966 में मेरे भाई। याद रखिए मेरे भाई, जुल्फिकार अली भुट्टो है ना भाई, और इंदिरा गांधी आपस में क्या किए थे, समझिए ना भाई, आपस में बैठकर समझौता किए थे। लाल बहादुर शास्त्री और कौन थे, ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे भाई, ठीक है। मस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, दोनों क्वेश्चन को एकदम दिल में दोस्तों इरादा बना ले, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे भाई। चाहे आप मेरे दोस्तों शिमला समझौता हो, पूरा डेट याद रखिएगा 3 जुलाई, शिमला समझौता पूरा डेट याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं भाई, 3 जुलाई, ठीक है। 3 जुलाई 1972 को हुआ था शिमला समझौता। भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान का राष्ट्रपति कौन थे भाई, जुल्फिकार अली भुट्टो। क्या मेरे भाई, जुल्फिकार अली भुट्टो, दोनों के बीच में मेरे भाई क्या हुआ था, समझौता हुई थी,
ठीक है, उसी समझौते को हम लोग शिमला समझौता के नाम से जानते हैं भाई, ठीक है ना। आइए सर, निजीकरण क्या है भाई, याद रखिएगा, निजीकरण का मतलब होता है, निजीकरण का अर्थ सरकार के नियंत्रण वाले औद्योगिक क्षेत्रों के कुशल संचालन के लिए जिन्हें निजी कंपनी के हाथों में सौंपना है भाई। निजीकरण का मतलब होता है दोस्तों क्या, गौर से सुनेगा, निजीकरण का मतलब होता है दोस्तों क्या, कि मैंने अगर कोई कंपनी बनाया, ये कंपनी दोस्तों सरकार के अकॉर्डिंग होगा, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, माना कि मैंने बनाया लेकिन सरकार चलाएगी मेरे दोस्त, उसे हम लोग बोलते हैं निजीकरण। वही कह रहा है, निजीकरण का अर्थ सरकार के नियंत्रण, आपका फैक्ट्री सरकार कंट्रोल करेगी, करने वाले औद्योगिक क्षेत्र के कुशल संचालक के लिए उन्हें निजी कंपनी के हाथों में सौंपना। याद रखिए, निजीकरण का मतलब होता है दोस्तों कि इसमें सिर्फ सरकार ही प्रॉफिट कमाएंगे, जनता इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अगर सार्वजनिक अगर कंपनी होता है ना भाई, तो ये सबके लिए होगा, सरकार के लिए भी और जनता की भलाई के लिए भी। जैसे सड़क बना दी, जैसे दोस्तों कोई उद्योग लगा दिए जिसमें गरीब से गरीब लोग आकर के काम करें, उसे हम लोग बोलते हैं क्या, सार्वजनिक। जो दोस्तों सबसे ज्यादा चलता है कहाँ पे, तो बताएंगे सर रूस में। ठीक है भाई, चलिए सर, अब आते सर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नरेंद्र मोदी सरकार 2014 में किस आयोग का उन्मूलन किया और इसका स्थान पर किस आयोग का गठन किया। तो नरेंद्र मोदी ने दोस्तों, याद रखिएगा, नीति आयोग का गठन किया भाई। जो मेरे दोस्तों पहले हमारा एक आयोग था भाई, क्या आयोग था भाई, योजना आयोग। क्या था भाई, योजना आयोग, याद रखिएगा, योजना आयोग क्या था मेरे भाई, योजना आयोग। ये योजना आयोग का नाम बदलकर मोदी ने रख दिया मेरे भाई क्या, नीति आयोग। योजना आयोग का गठन कब हुआ था मेरे भाई, 1950 में। कब होता है मेरे भाई, 1950 में। और नीति आयोग का गठन कब होता है मेरे भाई, 2014 में। कब होता है मेरे लाडला, तो बताएंगे सर 2014 में हमारा नीति आयोग का गठन होता है। ठीक है, और मेरे भाई योजना आयोग पूछे या आपका नीति आयोग पूछे, याद रखिए दोस्तों, अगर इसकी अध्यक्षता की बात आया, अध्यक्षता की अगर बात आया मेरे भाई, तो बताना है देश का प्रधानमंत्री। कौन होता है मेरे भाई, प्रधानमंत्री होता है, या तो आप सीधा लिख दीजिए मेरे भाई क्या, प्रधानमंत्री। कौन होता है मेरे भाई, प्रधानमंत्री। याद रखें, नीति आयोग पूछे या योजना आयोग पूछे, इसका अध्यक्ष कौन होता है, तो बताएंगे सर हमारा देश का प्रधानमंत्री। इस चीज को ख्याल रखिएगा। अब आते हैं सर 2017 वाला, 2015-16 कंप्लीट करवा दियो भाई। आसियान का गठन कब हुआ, आसियान का गठन हुआ था मेरे भाई 8 अगस्त 1967 को। कब हुआ था मेरे भाई, 8 अगस्त 1967 को। कब हुआ था, फिर से बोलिए, 8 अगस्त 1967 को हमारा आसियान का गठन होता है भाई। इसकी प्राथमिक सदस्य संख्या पहले 5 थी भाई। अभी आप लोगों का कितना है आसियान का, आप लोग कमेंट में बताएंगे। मार्शल योजना का 2 उद्देश्य बताए सर, मार्शल योजना तो है, मार्शल योजना का 2 को लाभ बताए, मैं 3 को बता दिया भाई कि अगर एक भूल भी जाए ना भाई, तो आराम से आप लोग 3 लिख सकते हैं भाई, सॉरी 2 लिख सकते हैं। पूर्वी यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था का सुधार करना, मार्शल योजना दोस्तों के मार्शल द्वारा शुरू किया गया था। तो मार्शल योजना का पहला उद्देश्य है कि पूर्वी यूरोपीय देशों की अर्थव्यवस्था में सुधार करना। दूसरा में सर व्यापार अवरोधों को हटाना, व्यापार में जो बाधाएं आ रही है भाई, व्यापार में अगर हमारा देश अमेरिका के साथ व्यापार करने में कोई बाधा आ रही है ना, तो इस बाधा का हटाने का काम कौन करेंगे, ये मार्शल योजना करेंगे। तीसरा हमारा उद्योगों का आधुनिकीकरण, हमेशा उद्योगों का क्या होगा भाई, आधुनिकीकरण होगा। उद्योगों का आधुनिकीकरण का मतलब क्या होता है कि उद्योगों को हमेशा दोस्तों विकास की ओर लेकर जाएंगे। जैसे आज हम लोग एक मशीन से दोस्तों 10 कलम निकाल रहे हैं, कल दिन जाके हमारी सोच होगी कि एक मशीन से हम 15 कलम कैसे बनाएंगे, तो इससे हम लोग बोलते हैं भाई क्या, आधुनिकीकरण। तो हमारा दोस्तों याद रखिएगा, जो मार्शल योजना है ये हमेशा दोस्तों उद्योगों को आधुनिकीकरण की ओर लेकर जाने की कोशिश करता है, हमेशा उद्योगों को आधुनिकीकरण करती है भाई, कि एक नया नया मशीन आए और हम ज्यादा से ज्यादा वस्तुओं का उत्पादन करें। ठीक है भाई, चलिए सर तीसरा क्वेश्चन पे आते हैं सर, नियोजन का क्या औचित्य है भाई, नियोजन का अर्थ क्या है, या तो नियोजन का क्या विशेषता है आपसे पूछा गया। पहला, स्रोतों का आकलन करना, जितने सारे रिसोर्स है भाई सबका क्या करना भाई, स्टडी करना। विभिन्न स्तरों पर तालमेल स्थापित करना, सभी देशों के बीच में एक तालमेल होना बहुत जरूरी है। कोई भी दुनिया का कोई भी एक देश विकास नहीं कर सकता भाई, याद रखिए, दुनिया का कोई भी देश अकेले विकास की राह पर नहीं जा सकता है, इस चीज को आप लोग ख्याल रखिएगा। इसके लिए हमें एक देश दूसरे देश के साथ तालमेल बना के रखना अति आवश्यक होता है। तो विभिन्न स्तरों पर तालमेल स्थापित करना, नियोजन, विभिन्न योजनाओं के लिए प्राथमिकता तय करना, योजनाओं का निरीक्षण करना तथा आई कठिनाइयों को दूर करना, और जो भी समस्या आए सर उस कठिनाइयों को क्या करना है मेरे भाई, दूर करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा नियोजन का औचित्य क्या है मेरे भाई, नियोजन का आप बोल सकते विशेषता भी है।
नियोजन का उद्देश्य भी है, आप ये भी बोल सकते हैं मेरे भाई। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, मोलोटोवा योजना। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन कहाँ से दिया मुझे अभी तक पता नहीं चला भाई। मोलोटोवा योजना का क्या अर्थ है? वैसे पूर्वी यूरोपीय देशों को आर्थिक सहायता देना जो आर्थिक दृष्टि, राजनीतिक तथा आर्थिक दृष्टिकोण से सोवियत संघ से जुड़े हैं थे। आप ध्यान से देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा भाई कि मोलोटोवा योजना किसने शुरू किया था, तो आप खुल के बताइए सोवियत संघ। ठीक है, क्या बताना है मेरे भाई? सोवियत संघ। आप खुद बताएंगे सर क्या? सोवियत संघ भाई, ठीक है ना। तो वैसे यूरोपीय देशों को आर्थिक सहायता देना, यूरोपीय जितने सारे देश है भाई, उन सारे यूरोपीय देशों को आर्थिक सहायता देना जो राजनीतिक और आर्थिक दृष्टि से सोवियत संघ से जुड़े हुए थे भाई। मतलब जो देश सोवियत संघ के साथ जुड़ा हुआ था तो उन सब देशों को सोवियत संघ ने आर्थिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से उसे मदद करते थे। जो ये मदद किए ना भाई, उसी योजना का नाम दिया गया मोलोटोवा योजना। क्या है भाई? मोलोटोवा योजना। इराक एक ने कुवैत पर आक्रमण किया और उस समय इराक के राष्ट्रपति कौन थे? सद्दाम हुसैन भाई। कब आक्रमण किया था मेरे दोस्तों? 1990 में। याद रखिएगा, 6,60,000 सैनिक के साथ यूएनओ के परमिशन से अमेरिका ने दोस्तों इराक को टिकिया बना दिया था, आलू का भुजिया बना दिया था। बहुत सुंदर तरीके से आप लोगों को बताया था भाई। यस या नो भाई? आप लोगों को बड़ी सुंदर तरीके से मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को डिस्कस करवाया था। अगला सर, मंडल आयोग की 2 सिफारिश क्या थी भाई? आपसे पूछा गया मंडल आयोग की 2 सिफारिश के बारे में बताइए सर। हमारा मंडल आयोग, आइए सर इसको देख लेते पहले, फिर मैं बताता हूँ। भारत ने अपना प्रथम नाभिकीय परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो मैंने आपको बताया भाई कि 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया था। याद रखिएगा, 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण में किया था। कब किया था मेरे भाई? 1874 में। याद रखिए दोस्तों, राजस्थान के पोखरण में किया था भाई। ठीक है, आइए सर क्वेश्चन पे आते सर। गुट निरपेक्ष आंदोलन किस वर्ष स्थापित हुआ और इसकी प्राथमिकता सदस्य कितने थे भाई? तो गुट निरपेक्ष दोस्तों हमारा बेलग्रेड में हुआ था 1961 में। ये गलत लिखा मेरे भाई, ठीक है। 1961 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है। कब होती है मेरे भाई? 1961 में दोस्तों इसकी स्थापना होती है गुट निरपेक्ष सम्मेलन का। इसका याद रखिएगा सदस्य की संख्या 25 थी, ठीक है, लेकिन दोस्तों इसका मुख्यालय पूछा जाएगा बेलग्रेड में। बेलग्रेड में, याद रखिएगा। कहाँ मेरे भाई? बेलग्रेड में। याद रखिए कहाँ पे मेरे भाई? तो बताएंगे सर बेलग्रेड में। याद रखिएगा कहाँ पे मेरे भाई? बेलग्रेड में, ठीक है। क्षेत्रवाद की राजनीति क्या है भाई? क्षेत्रवाद की राजनीति वैसे राजनीति होती है जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों का गठन राजनीति की जाती है भाई। अभी मैंने आपको बताया भाई, आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला हमारा देश का पहला राज्य था। भाषा आधार पर गठित होने वाला हमारे देश का पहला राज्य था। तो क्षेत्रवाद की राजनीति वैसे राजनीति होती है जिसमें भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की राजनीति की जाती है। भारत में क्षेत्रवाद की राजनीति ने एक ज्वलंत रूप ले लिया है जो भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए एक अभिशाप बन गया है। नहीं मेरे भाई, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड इसी राजनीति का परिणाम है मेरे दोस्तों। आज जो हमारा देश अलग हुई है, हमारा जो झारखंड अलग हुआ है, आज हमारा जो उड़ीसा अलग हुई है, छत्तीसगढ़ अलग हुआ है, आज जो हमारा दोस्तों उत्तराखंड अलग हुई है, कि क्यों अलग हुआ है भाई? अलग होने का कारण है राजनीति के कारण। याद रखिएगा किसके कारण हुआ भाई? राजनीति के कारण हमारे राज्य आज अलग हुआ है। यकीन मानिए हमारे देश का क्या है? एक प्रकार का अभिशाप है। क्या है हमारे देश का? क्या है भाई? अभिशाप है। आज आप एक राज्य को भाषाई आधार पर गठित कर दिए। हमारा आंध्र प्रदेश को आपने गठन कर दिया भाई। आपने आंध्र प्रदेश को भाषाई आधार पर 1953 को गठन कर दिए। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है और भी राज्यों ने डिमांड करेंगे तो क्या आप गठन कर सकते हैं? झारखंड के लोग खोटा भाषा बोलते हैं, क्या लागू कर सकते हैं? नहीं कर सकते मेरे भाई। ये एक प्रकार का हमारा क्या भाई? अभिशाप है भाई। ठीक है, एक ध्रुवीयता के बारे में इतना कुछ नहीं लिखना भाई। एक ध्रुवीयता के बारे में बस इतना लिखना है मेरे दोस्तों, बस 2 मार्क्स का आएगा तो आपको इतना ही लिखना है। इतना आपको ज्यादा देखना नहीं है भाई। क्या लिखना है? जब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में किसी एक महाशक्ति के दबदबे में अधिकांश राष्ट्र हो तो उसे हम लोग एक ध्रुवीय व्यवस्था कहते हैं, जैसे शीत युद्ध काल में हुआ था भाई, जैसे हमारा शीत युद्ध काल में। बस इतना याद रखना है, जब अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में, जब पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था में किसी एक महाशक्ति अलग अलग देशों को अपना दबदबा बनाकर रखे, जिसे हम लोग बोलते हैं एक ध्रुवीय व्यवस्था। जैसे दोस्तों हमारे शीत युद्ध में अमेरिका ने बहुत सारे देशों को अपने कब्जे में कर लिया था। तो शीत युद्ध काल में विश्व में 2 ध्रुवीय व्यवस्था थी। एक पूंजीवादी जिसका नेतृत्व अमेरिका कर रहा था,
एक साम्यवादी जिसका अगुवाई सोवियत संघ कर रहा था, लेकिन 1991 में शीत युद्ध का अंत हो गई और अमेरिका विश्व का सबसे बड़ी शक्ति के रूप में उभर के सामने आया। 1991 में जैसे ही हमारा दोस्तों सोवियत संघ का विघटन होगा और 1991 के बाद अमेरिका पूरी दुनिया में अपना रोब दिखाने लगा, अपना वर्चस्व लगाने लगा, अपना दबदबा दिखाने लगा मेरे दोस्त। कौन? अमेरिका। क्योंकि अमेरिका जैसा शक्तिशाली देश उस समय कोई था ही नहीं, विश्व भर में उसका कोई प्रतिद्वंद नहीं रहा। इस घटना के बाद दौर को एक ध्रुवीय विश्व का दौरा या अमेरिका प्रभुत्व कहा जाता है। अमेरिका प्रभुत्व हो या दोस्तों एक ध्रुवीय व्यवस्था हो, आप आसानी से इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं भाई। ठीक है, चलिए सर अब आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। तो मंडल कमीशन ये एक्चुअली मेरे भाई आपका लॉन्ग क्वेश्चन में था मेरे भाई 3 मार्क्स का। ठीक है ना, ठीक है मेरे भाई। तो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे ना, ये आपका 2017 का था। मैंने 15, 16, 17 3 साल दिखाया। अब हम लोग आएंगे सर किस पर मेरे भाई? 18 पे आते। किस पर मेरे भाई? 18 पे आते दोस्तों, याद रखिएगा। उससे पहले दोस्तों मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोगों को समझ में आ गया भाई? ऑनेस्टी पूर्वक बताएंगे। अगर समझ में आ गया मेरे दोस्तों तो आप लोग जल्दी से आप लोग बताएंगे। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।